डू यू नो, इंडिया में 50 करोड़ से ज्यादा लोग लेबर क्लास को बिलोंग करते हैं जो ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहे हैं। और यही नहीं, इन 50 करोड़ में से मोर देन 90% जो पीपल हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहे हैं। और स्ट्रेंज बात यह है कि सेंट्रल लेवल पर मैं अगर बात करूं तो वहां पर 40 से ज्यादा लॉज हैं जो लेबर क्लास के लिए बनाए गए हैं। एंड स्टेट लेवल पर बात करूं तो मोर देन 100 लॉज हैं जो लेबर लॉज बेसिकली लेबर क्लास के लिए बनाए गए हैं। लेकिन फिर भी कोई यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी नहीं है, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, कोई प्रॉपर प्रिविलेजेस इन लेबर क्लास को नहीं दिए जा रहे हैं। हे एवरीवन, दिस इज निधि एंड यू आर वाचिंग ऑल अबाउट लॉ। तो आज का हमारा वीडियो होने वाला है लेबर लॉज के बारे में। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको फिगर्स बताए कि हमारे कंट्री में बहुत सारे मल्टीपल लेबर लॉज बनाए गए हैं। किसके लिए बनाए गए हैं? फॉर द बेनिफिट ऑफ लेबरर्स, लेबर क्लास के बेनिफिट के लिए, उनके राइट्स के लिए, ट्रेड यूनियंस, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय इनके रिलेशंस को इंप्रूव करने के लिए, लेबरर्स की हेल्थ के लिए, सेफ्टी के लिए, वर्किंग कंडीशंस के लिए, ऐसे एन नंबर ऑफ पैरामीटर्स के लिए लेबर लॉज को बनाया गया था। लेकिन क्या एक्चुअली जिन ऑब्जेक्टिव्स के साथ ये लेबर लॉज बनाए गए थे वो ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं। ठीक है, बेसिकली जो हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लेबर क्लास काम कर रही है उनको तो बहुत सारे प्रिविलेजेस मिल ही नहीं रहे हैं। उन लेबरर्स को तो पता ही नहीं है कि उनकी राइट्स क्या हैं, क्या क्या बेनिफिट्स उनको मिल सकते हैं। वहीं अगर मैं ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात भी करूं तो वहां पर कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। अब क्यों यूनिफॉर्मिटी नहीं है? क्योंकि बेसिकली ये जो लेबर लॉज है, लेबर लॉज पार्ट है हमारा कॉन्करेंट लिस्ट का। हम सभी जानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली 3 लिस्ट है। ठीक है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। अब ये लिस्ट क्या है? अलग अलग जितने भी सब्जेक्ट मैटर्स होते हैं जिनके ऊपर डिसीजन लिए जाते हैं किसी भी कंट्री में। ठीक है, तो इंडिया में जिन जिन मैटर्स पर डिसीजन लिए जाते हैं उनको, उन सब्जेक्ट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो कुछ सब्जेक्ट मैटर्स, कुछ इश्यूज ऐसे रहेंगे जो नेशनल एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के रहेंगे। ठीक है, तो उन मैटर्स पर कौन डिसीजन लेगा? केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वो सारे सब्जेक्ट मैटर्स को डाल दिया गया है यूनियन लिस्ट में। फिर कुछ सब्जेक्ट मैटर्स ऐसे रहेंगे जो लोकल इंपॉर्टेंस के रहेंगे और जो स्टेट टू स्टेट वेरी भी हो सकते हैं, तो उन सारे सब्जेक्ट मैटर्स को डाल दिया गया है स्टेट लिस्ट में। वहीं कुछ सब्जेक्ट मैटर्स और इश्यूज ऐसे हैं जो नेशनल एज वेल एज लोकल इंपॉर्टेंस के हैं, मतलब जिनके ऊपर सेंट्रल एज वेल एज स्टेट लॉज बना सकती है। तो इसीलिए जो लेबर लॉज है बेसिकली वो पार्ट है कॉन्करेंट लिस्ट का। इसीलिए क्या होता है कि सेंट्रल ने भी लॉज बना रखे हैं इसके ऊपर एंड एट द सेम टाइम स्टेट वाइज भी इनकी एप्लीकेबिलिटी चेंज हो जाती है। स्टेट ने भी अपने अपने लॉज बनाए हुए हैं और इस वजह से कोई यूनिफॉर्म एप्लीकेबिलिटी नहीं हो पा रही है। अब जितने भी हमारे लेबर लॉज करेंटली इंडिया में हैं, चाहे वो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 हो या पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट हो या फिर मिनिमम वेजेस एक्ट हो या फिर पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट हो, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट हो या फिर फैक्ट्रीज एक्ट हो, जितनी भी एक्ट्स हैं ये बेसिकली बहुत टाइम पहले बनी हुई हैं और इतने सारे सालों में भी पोस्ट इंडिपेंडेंस ऑलमोस्ट मोर देन 74 इयर्स हो चुके हैं हमारे इंडिपेंडेंस पे, लेकिन फिर भी जो लेबरर्स हैं उनको उतना इंडिपेंडेंस नहीं मिल रहा है। अगर हम फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात करें, चाहे हम वर्किंग कंडीशंस की बात करें, उनकी हेल्थ की बात करें, उनके इंसेंटिव्स की बात करें, तो उनको उतना प्रिविलेज नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए अब हम जब बात कर रहे हैं करंटली इतना एडवांस लेवल पर ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हो रहा है, हम बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इट इज मच नीडेड कि हमारे लेबर लॉज में भी रिफॉर्म्स आए, लेबर लॉज में भी ड्रास्टिक चेंजेस आए, ताकि जो लेबर क्लास है, ठीक है, 50 करोड़ से ज्यादा की जो लेबर क्लास है उनको बेनिफिट मिले, उनकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट आए, उनकी वर्किंग कंडीशंस इंप्रूव हो, उनको फाइनेंशियली सिक्योर्ड फील हो। उससे क्या होगा? अल्टीमेटली इंडियन इकोनॉमी बूस्ट करेगी। ठीक है, इंडिया की जीडीपी इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2019 के अंदर ये डिसाइड किया कि हमारे कंट्री के बेसिकली 29 एग्जिस्टिंग लेबर लॉज को कंसोलिडेट करके नए लेबर कोड्स बनाए जाएंगे। 4 न्यू लेबर कोड्स बनाए गए हैं जो हमारे एग्जिस्टिंग 29 लेबर लॉज को रिप्लेस करने वाले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो इतनी सारे मल्टीपल
एक्ट्स बनी हुई है लेबर क्लास को लेकर, उन्हें हमें अलग अलग अब नहीं पढ़ना पड़ेगा, वो सारी रिपील हो जाएंगी। तो 2019 में राज्यसभा एज वेल एज लोकसभा से इसके लिए अप्रूवल मिल गई है एंड वही 2020 में ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने भी अपनी असेंट दे दी है। तो फिर देर किस बात की है? देर बस इस बात की है कि ये लॉज पास तो हो गए हैं, अप्रूवल तो मिल गई है, लेकिन अभी तक ये इंडिया में इंप्लीमेंट नहीं हुए हैं। तो मे बी 2025 से ये सारे जो लॉज हैं, ये जो नए कोड्स हैं, जो 4 न्यू लेबर कोड्स बनाए गए हैं, वो 29 एग्जिस्टिंग लॉज को रिप्लेस कर देंगे एंड सारे स्टेट्स में यूनिवर्सली वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। बहुत सारे स्टेट्स ने इनके ड्राफ्ट रूल्स नोटिफाई भी करे हैं एंड वेरी सून ये हमारे कंट्री में इंप्लीमेंट हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि ये कौन से 4 नए कोड्स हैं जो बेसिकली हमारे कंट्री की 29 एग्जिस्टिंग एक्ट्स को रिप्लेस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ कोड ऑन वेजेस 2019, जो बेसिकली 4 एग्जिस्टिंग लॉज को कंसोलिडेट करके एक कोड यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल रहेगा। सेकेंड वन इज कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, जो 9 एग्जिस्टिंग लॉज को रिप्लेस करने वाला है। थर्ड कोड है इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020, जो एग्जिस्टिंग 3 लॉज को रिप्लेस करने वाला है। एंड फोर्थ वन इज ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020, जो एग्जिस्टिंग 13 लॉज को रिप्लेस कर देगा। तो टोटलिटी में अगर मैं बात करूं तो 29 एग्जिस्टिंग लॉज जो होंगे वो एक्सटिंग्विश या खत्म हो जाएंगे और उनकी जगह ये 4 न्यू कोड्स, लेबर कोड्स इंडिया में एप्लीकेबल हो जाएंगे, इंडिया में बहुत जल्दी इंप्लीमेंट हो जाएंगे। अब अगर हम लेबर रिफॉर्म्स की बात करें तो पास्ट 10 इयर्स में इन सारे लेबर लॉज में अमेंडमेंट्स तो बहुत सारे हुए हैं, ठीक है, लेकिन 4 ड्रास्टिक अमेंडमेंट्स, 4 ड्रास्टिक रिफॉर्म्स जो इन लेबर लॉज में आए हैं, तो सबसे पहला है कि ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी के लिए यूसेज ऑफ आईटी एनेबल्ड सिस्टम कर दिया गया है मैंडेटरी, ठीक है। इंस्पेक्शन के लिए आईटी एनेबल्ड सर्विस या सिस्टम सभी ऑर्गेनाइजेशंस में, फैक्ट्रीज में मैंडेटरी कर दिया गया है। क्यों? ताकि ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी आए। सेकेंड वन इज जो हमारी ग्रेच्युटी थी उसकी सीलिंग लिमिट बढ़ाकर 10 लाख से 20 लाख कर दी गई थी इन मार्च 2018 के अंदर। ये बहुत ही एक बड़ा ड्रास्टिक रिफॉर्म था जिससे बहुत सारे एम्प्लॉयज को बेनिफिट हुआ है एंड आगे होने वाला है। थर्ड अगर मैं बात करूं रिफॉर्म की तो वो था अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, जिसके अंदर ये चेंज लाया गया था कि जो वेजेस का पेमेंट है वो चेक के थ्रू भी हो सकता है या फिर वर्कर के बैंक अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट भी किया जा सकता है। एंड फोर्थ जो हमारा एक बहुत मेजर ड्रास्टिक रिफॉर्म आया था वो था अंडर द मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017, जिसमें जो मैटरनिटी लीव थी वो 12 वीक से इंक्रीज करके रेस करके 26 वीक्स कर दी गई थी। तो ये 4 मेजर ड्रास्टिक चेंजेस थे, लेकिन फिर भी अभी बहुत सारे चेंजेस रिक्वायर्ड है हमारे लेबर लॉज में। अगर हम उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात करें, सेफ्टी की बात करें, वेजेस की बात करें, इक्वल रेम्यूनरेशन की बात करें, तो इन सभी में रिफॉर्म्स रिक्वायर्ड थे। इसीलिए जरूरी था कि नया लेबर कोड हमारे इंडिया में एप्लीकेबल हो जाए। एंड बहुत अच्छी बात यह है कि वो लेबर कोड दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एज वेल एज प्रेसिडेंट से अप्रूवल ले चुका है एंड बहुत जल्द कंट्री में इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो आगे कब इंप्लीमेंट होगा इसके ऊपर हम आगे बात करेंगे, क्योंकि अभी ये इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द न्यू लेबर कोड which is going to get implemented in our country very soon. I'll be back with another video. बहुत जल्दी मैं नए वीडियो के साथ रहूंगी। तब तक के लिए have a nice day and thank you so much for watching.